हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। मोटिवेशन टॉपिक का लास्ट पार्ट जो है इंसेंटिव्स, वो आज हम करने वाले हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एक्चुअली मोटिवेशन का पूरा पर्पस ही परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना होता है कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को किस तरह से मोटिवेशन के थ्रू अफेक्ट किया जा सके या इंप्रूव किया जा सके। तो हमने नीड हायरार्की थ्योरी में भी यही देखा कि जब एम्प्लॉयर को ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी कौन सी नीड्स जो है वो अनसेटिस्फाइड है, उसी हिसाब से वो ये डिसाइड करता है कि किस तरह के इंसेंटिव्स फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल देकर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सकता है। तो नाम से ही बच्चों पता चलता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में दिए जाते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें विदाउट गिविंग मनी टू द एम्प्लॉइज उन्हें मोटिवेट किया जाता है। अब इनकी लिस्ट बना लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, और इस पे जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो ये आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो इंसेंटिव दिया जा रहा है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, तो इनके नाम देख लीजिए और फिर उसके बाद हर एक इंसेंटिव के बारे में मैं आपको बता दूंगी, उस कीवर्ड से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सारे हैं बच्चों फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और इनको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आपको आसान हो याद करने में। इसमें पी 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 4 या इसको आप P4 भी कह सकते हैं, NRBC। तो पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, प्रॉफिट शेयरिंग, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बोनस एंड को पार्टनरशिप। तो इस तरह से पहले इनकी एक लिस्ट बना लीजिए इस शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से, और फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को जो जैसे यहाँ 4P है, यहाँ पे 4E है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इनको बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि इसी में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत इंसेंटिव आइडेंटिफाई कर लेते हैं। JOS, जॉब एनरिचमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड स्टेटस। तो इनकी लिस्ट बना लीजिए। अब देख लेते हैं कि ये एक एक इंसेंटिव किस तरह का है और वो किस तरह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो बच्चों आपको सबको ही पता है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस में बेसिक सैलरी होती है जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है, मॉनिटरी नेचर की, उसमें डियरनेस अलाउंस होता है DA, और इंक्रीमेंट्स होते हैं, टाइम बाउंड इंक्रीमेंट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। तो ये तो बेसिक जो है वो इंसेंटिव है जिसके थ्रू एम्प्लॉय अट्रैक्ट होता है टू वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम करा था, तो वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज का ही एक एग्जांपल है जिसमें वेजेस जो है वो एज पर प्रोडक्शन दी जाती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी उस हिसाब से वेजेस बढ़ती रहेंगी, तो वो एक मोटिवेटर का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। प्रॉफिट शेयरिंग है बच्चों, वेरी सिंपल, कि कभी कभी किसी किसी एम्प्लॉइज को ये भी लालच दिया जाता है कि अगर आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपको सर्टेन परसेंटेज इन द प्रॉफिट शेयर भी दिया जाएगा। तो उस केस में एम्प्लॉय क्या कोशिश करेगा, वो प्रॉफिट्स ही बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उसका परसेंटेज इन द प्रॉफिट्स के हिसाब से उसे भी बेनिफिट मिलेगा। परक्विजिट्स होते हैं बच्चों समथिंग मोर देन द सैलरी एंड वेजेस। होते तो वो फाइनेंशियल फॉर्म में ही है, ओवर एंड अबव सैलरी कुछ भी दिया जाता है। जैसे कभी कभी कन्वेंस, आने जाने का खर्चा एम्प्लॉय का वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है, या उनके ट्रांसपोर्ट बिल्स को रेम्बर्स कर देती है, या उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, या हाउसिंग फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज या उनके बिल्स रेम्बर्स कर देती है, और उनके इंश्योरेंस कवर करवा देती है, हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरी तरह के इंश्योरेंस। जो पेमेंट सैलरी से ऊपर होती है और वो मॉनेटरी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट्स को रेम्बर्स करने की बात होती है, तो वो कहलाते हैं परक्विजिट्स। फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो होते हैं बच्चों जो काम करने के बाद जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद भी कुछ रेगुलर इनकम के फॉर्म में उसे मिलते रहते हैं। जैसे एक प्रोविडेंट फंड होता है जो उसने पूरी लाइफ में इकट्ठा किया होता है,
ग्रेचुटी होती है जिसमें कुछ पेमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इयर्स वर्कड बाय द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी मिलते हैं, उनको कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मॉनेटरी नेचर के होते हैं इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। फिर बोनस होता है बच्चों, कभी कभी जैसे दिवाली बोनस होता है, न्यू ईयर बोनस होता है। तो जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उन प्रॉफिट्स अर्न का कुछ शेयर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ इन द फॉर्म ऑफ बोनस वो बांटते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंसेंटिव। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जहां पे शेयर्स जो कंपनी के होते हैं वो लेस देन द मार्केट प्राइस एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं कि अगर वो मार्केट से खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे, लेकिन अगर वो कंपनी से खरीद लेते हैं तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लोअर प्राइसेस पे देती है, एंड दैट इज कॉल्ड द को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये सारे बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं बच्चों फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है। अच्छा, अब ये जो सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं बच्चों, ये बेसिक नीड्स जो सर्वाइवल नीड्स हैं और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि जो हायर लेवल नीड्स है ना वही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई हो सकती हैं। बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही देने पड़ते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे। सबसे पहले तो इन चारों में आपको बहुत आसानी से डिफरेंस समझना होगा। पहला है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, मतलब जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करे। एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट्स, डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑन द नोटिस बोर्ड, मोमेंटोज। आप ये देखते हैं बच्चों कि जब स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अलग से सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनका नाम ऑनर बोर्ड पे लिखा जाता है। तो इसी तरह के जो इंसेंटिव्स हैं, इसी तरह का मोटिवेशन एम्प्लॉयज को भी चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि उसको हरदम पैसा ही चाहिए रिटर्न में। अगर मान लीजिए कि एक मीटिंग हो रही है और वहां पे एम्प्लॉयर जो उसका सुपीरियर है वो बोल दे कि हमें इतना फायदा हुआ और इस एम्प्लॉय की वजह से फायदा हुआ, इसके एफर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे तालियां बजवा दे, सम पैट ऑन द बैक। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होती हैं। लोगों को बताना होता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो उससे वो मोटिवेटेड फील करता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। और कभी कभी एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में सम मॉनेटरी एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे सर्टिफिकेट के साथ कुछ पैसा दे दिया, थोड़ा बहुत नॉमिनल। वो ऐसा नहीं होता कि वो मॉनेटरी इंसेंटिव में आ जाएगा, लेकिन मेन उसका टारगेट यही होता है कि साइकोलॉजिकली जो है वो एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड फील करवाना है। उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग की जाए बाय द सुपीरियर्स, तो अगर कोई टीम बैठी हुई है जिसमें सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, तो उसमें से अगर सुपीरियर्स का इस तरह से एटीट्यूड हो तो वो कहें कि आप अपनी राय बताइए, तो उस टाइम एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड फील करता है, उसको लगता है कि हमारी राय भी मायने रखती है। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, जॉइंट मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं, वर्क कमिटीज होती हैं, कुछ इस तरह की कमिटीज बना ली जाती हैं जिसमें उन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है जो ज्यादा रिलायबल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड होते हैं, और उनसे जो है डिसीजन मेकिंग में उनकी राय ली जाती है। तो उस तरह का जो इंसेंटिव होता है दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है बच्चों। देन कम टू द थर्ड वन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं ये फील करें कि दे हैव सर्टेन पावर्स, सर्टेन ऑटोनॉमी, एंड दे शुड फील दैट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो दे आर अलाउड टू टेक द डिसीजंस। जैसे कि हमने डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में करा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है तो वहां पे डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होता है। हर एक लेवल के पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं जिसके लिए उन्हें बार बार अपने सुपीरियर से पूछना नहीं पड़ता। That is called autonomy. That is called freedom in taking the decision, and that is called employee empowerment. That employees should also have certain power. Then come the employee development. Development हमने देखा स्टाफिंग वाले चैप्टर में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है और डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए होती है। तो जब एम्प्लॉयज को
करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनके रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं ताकि वो अपडेटेड रहें। तो इस तरह का अपडेटेड एम्प्लॉय, ट्रेन्ड एम्प्लॉय, उसका मोटिवेशन और मॉरल बहुत हाई हो जाता है, जिसको हम कौन से इंसेंटिव में लेते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो आई थिंक कि आप बहुत आसानी से इन चारों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जब एम्प्लॉय कोई अच्छा काम करे उसके बदले में उसको एक्नॉलेजमेंट मिले तो रिकॉग्निशन हो गई, और जब डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करें तो वो पार्टिसिपेशन हो गया, और जब उसको डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंटली लेने की पावर दी जाए तो वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो गया। और अगर उसको चांसेस दिए जाएं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, या का एटमॉस्फेयर हो कि लगातार उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड स्टेटस। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है बच्चों कि जो जॉब है ना उसको बहुत चैलेंजिंग कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज ऐड कर दी जाती हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग कर दिया जाता है। तो जब इस तरह का जॉब हो तो उसको करने में बहुत मजा आता है एम्प्लॉय को। जैसे अगर आप अपना भी एग्जांपल लें तो एक तो मोनोटोनस तरीका होता है, द टीचर हैज कम टू द क्लास एंड शी हैज गिवन द लेक्चर एंड शी हैज एक्सप्लेन यू समथिंग। लेकिन जब कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, क्विज करवाए जाते हैं, या फिर उसके बाद कोई आपको क्रॉसवर्ड सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है कि सेम चीज ही आपको याद करवाई जा रही है या लर्न करवाई जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग मैनर में करवाई जा रही है। तो उससे क्या होता है कि आप अच्छा महसूस करते हैं और पार्टिसिपेटिव महसूस करते हैं। तो इसी तरह से जो जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर वैरायटीज ऑफ द वर्क कंटेंट, मेकिंग द जॉब इंटरेस्टिंग, मेकिंग द जॉब चैलेंजिंग। कुछ जो है उसमें ऐसे कंटेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं कि जिसको करने के बाद एम्प्लॉय खुद ही जो है वो सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग उसके अंदर आए। तो दैट इज कॉल्ड द जॉब एनरिचमेंट। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी एक तरह का मोटिवेटर माना जाता है कि ओवरऑल सराउंडिंग्स, ओवरऑल क्लाइमेट ही ऐसा है कि जिसमें लोगों को इनिशिएटिव जो है वो अलाउ किया जाता है, उनके रिवॉर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम हर एक एम्प्लॉय के पास है कि वो किसी भी तरह से चाहे तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, वो हमेशा डर के नहीं रहता है। या कोई कंप्लेंट बॉक्स है कि अगर कोई खुलकर सामने किसी की शिकायत नहीं कर सकता, सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है, तो अपना नाम छिपाकर भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्लाइमेट है, इस तरह का एटमॉस्फेयर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक तरह के मोटिवेटर का काम करता है। एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड टू वर्क इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि जो पोजीशंस है ना, जो जॉब टाइटल्स हैं, उनको रैंकिंग्स कर दी जाती है, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। या कुछ स्टेटस सिंबल्स, जैसे कुछ एम्प्लॉयज को जो है सेपरेट केबिन दे दिया जाए, या फिर उसको कोई ऐसा जॉब टाइटल दे दिया जाए जो कि लगे कि बेहतर टाइटल है। जैसे स्टूडेंट्स होता है हाउस कैप्टन, प्रीफेक्ट होता है, क्लास मॉनिटर होता है, हेड गर्ल, हेड बॉय। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे जॉब टाइटल्स होते हैं जो नॉर्मल पोजीशन से अलग होते हैं, जो कि उसको स्टेटस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, और वो मोटिवेटर का काम करता है। सो आई होप बच्चों कि ये सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अगर आप ये कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इनको अपने पास नोट कर लें तो आपको आइडेंटिफिकेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह के जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये जो है ईगो नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो बीच की नीड होती है ना, बिलोंगिंगनेस नीड, उसमें दोनों तरह के इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी। तो आपकी 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं। तो बेसिक 2 नीड्स जो हैं वो प्योरली फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं। जो सोशल नीड्स होती हैं उसमें दोनों तरह के इंसेंटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और जो ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं वो नॉर्मली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई की जाती हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय है जो बहुत पुराना एम्प्लॉय है, जो जॉब सिक्योरिटी भी है उसके पास, तो अगर उसको ये कहा जाए कि आपके जो है तनख्वाह में 5,000 रुपए हम बढ़ा देंगे, तो वो मोटिवेट नहीं होगा, वो मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होगा। पर अगर उसको कहा जाए कि आपका जॉब टाइटल हम चेंज कर देंगे,
या आपका नाम जो है वो हम उस मैगजीन में देंगे जो एनुअल मैगजीन कंपनी का छपता है। तो इस तरह की चीजों से, चाहे उसको मॉनेटरी कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो मोटिवेट हो जाएगा क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। तो ये इंसेंटिव्स जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक मोटिवेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डायरेक्टिंग. And then communication is left. That is also very important from the examination point of view. So we shall be doing communication in the next lecture. So I hope you are understanding each and every concept very easily, and that's why I request you to subscribe my channel if you have not subscribed still, and share it maximum with the students so that everybody gets benefit. So see you next time. Till then, goodbye.